गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मेवाड़ के इतिहास पार्ट सेकंड में अंतिम शासक जो देखा था वो थे महाराणा सांगा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब हम आगे बात करें तो मेवाड़ के जो गद्दी है उस पर कौन सा शासक बैठता है और आगे उस राज्यभार को कौन संभालता है, इस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम कहेंगे कि महाराणा जो सांगा थे उनके द्वारा अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र रतन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु महारानी कर्णावती की ये संतान नहीं है। रानी कर्णावती सांगा की विधवा के नाम से फेमस है इतिहास में। इनके अन्य नाम जैसे कर्मावती भी मिलता है। तो कर्णावती या कर्मावती दोनों नाम एक ही महिला के हैं जो कि महाराणा सांगा की पत्नी है। अब ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि रतन सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक बने। ये चाहती है कि इनके दो जो संतानें हैं विक्रमादित्य तथा उदय सिंह, इनमें से कोई उसकी संतान जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो कहा जाता है कि रानी कर्णावती ये एक हाड़ा रानी है, इन्होंने अपने भाई को बोल करके राजकुमार रतन सिंह की हत्या करवाई थी। इसके उपरांत ये स्वयं विक्रमादित्य की संरक्षिका बनके मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गई थी। रानी कर्णावती जब शासिका बन करके शासन चलाने का प्रयास कर रही है उस समय हमें पता है कि महाराणा सांगा ने गुजरात के शासक को पराजित किया था। अब सांगा की मृत्यु हो जाने पर और मेवाड़ की गद्दी पर कोई व्यक्ति जो कि सांगा के समान ही वीर हो, ऐसा न होने के कारण, मेवाड़ की गद्दी खाली होने के कारण गुजरात का पुनः साहस बढ़ गया और उसने रानी कर्णावती अर्थात मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब 1533 में एक आक्रमण होता है। 1533 गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो आक्रमण कर रहा है मेवाड़ पर। अब इस समय रानी कर्णावती की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि उस युद्ध का सामना कर सके। ठीक है, इस समय रानी कर्णावती की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि उस आक्रमण का सामना कर सके, इसलिए रानी कर्णावती ने संधि समझौता की पेशकश की थी और उसमें गुजरात के शासक के द्वारा मांग किए जाने पर उसने रणथंभौर का जो दुर्ग है वो गुजरात के शासक बहादुर शाह को दे दिया। कौन सा दुर्ग दे दिया? रणथंभौर का। परंतु गुजरात का शासक अब महत्वाकांक्षी हो चुका है और उसे इस बात का भान हो चुका है कि इस गद्दी को संभालने वाला भी कोई ऐसा शासक नहीं है। अतः कहा जाता है कि 6 माह बाद 1534 में उसने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, तो गुजरात के शासक कौन है? बहादुर शाह। उसने जब 1534 में मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया, इस समय रानी कर्णावती सांगा की विधवा, इसके सामने कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसने सोचा क्यों नहीं मैं दिल्ली के शासक, तो दिल्ली का शासक इस समय कौन हो सकता है? जब हम दिल्ली के शासक की बात करें तो इस समय दिल्ली की जो मुग़ल शासक की गद्दी है उस पर हुमायूं बैठा है। कौन बैठा है? हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं को उसने राखी भेजी थी। राखी भेजने से तात्पर्य क्या है? क्या वो उसे भाई बनाना चाहती थी? नहीं, राखी भेजने से तात्पर्य है, राखी एक रक्षा का धागा होता है। कर्णावती द्वारा राखी भेजने से तात्पर्य है कि वो हुमायूं से आशा कर रही है कि वो आए और उसकी गुजरात के शासक से रक्षा करें। ठीक है, मुग़ल शासक हुमायूं के लिए ये स्वर्णिम अवसर माना जाता था। कहा गया कि हुमायूं द्वारा अगर रानी कर्णावती की मदद की जाती तो राजपूत जो है वो मुग़लों के मित्र बन जाते और उन्हें अपनी शासन सत्ता यहाँ बचाए रखने में, मजबूत करने में बहुत मदद मिलती। अब कहा जाता है हुमायूं इस चीज़ को समझता था और वह दिल्ली से मेवाड़ की तरफ सेना लेकर के रवाना हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतिहास में ये फैक्ट आता है जो हमें पता होना चाहिए। हुमायूं दिल्ली से मेवाड़ की तरफ रानी कर्णावती की राखी के पक्ष में उसकी रक्षा करने के लिए रवाना हो गया, परंतु उसके जो अजमेर तक पहुंचा
उसके जो विश्वस्त सरदार हैं, जो कि कट्टर इस्लाम के पक्ष में रहते हैं, उनके द्वारा हुमायूं को ये राय दी गई कि अगर आप इस्लाम विरोधी बनना चाहते हैं तो आप बेशक जाइए और रानी कर्णावती की मदद कीजिए, क्योंकि इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता है कि एक भाई को दूसरे भाई के विपक्ष में लड़ना चाहिए। इसलिए गुजरात का शासक हमारा भाई है और हमें किसी हिंदू की मदद के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि हुमायूं जो है अजमेर तक आया परंतु आगे नहीं आया, और इस समय रानी कर्णावती के सामने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे कि वो अपने राज्य को बचा सके। इसलिए उसने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य तथा उदय सिंह को बूंदी भेज दिया, ननिहाल भेज दिया तथा स्वयं ने पीछे साके का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? साके का। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है वो इस शब्द का अर्थ जानता है कि साका क्या होता है। यहाँ फिर भी मैं थोड़ा रिपीट करती हूँ। वह युद्ध जिसमें केसरिया तथा जोहर दोनों प्रथाएं अपनाई गई हो। केसरिया व जोहर दोनों बातें अगर उस युद्ध में अपनाई गई हो, दोनों परंपराएं अपनाई गई हो। केसरिया कौन करता है? जो राजपूत वीर हैं वो करते हैं, और जोहर कौन करता है? जो उनकी पत्नियां हैं, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं उस राज्य की, वो करती हैं। जब ये दोनों क्रियाएं, ये दोनों परंपराएं किसी एक युद्ध में एक साथ संपन्न की जाती है तो उसे हम कहते हैं साका होना। तो यह मेवाड़ का, चित्तौड़ का दूसरा साका है। हम पहला साका पढ़ चुके हैं, किसके समय हुआ था? रावल रतन सिंह के समय। रावल साका का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। तो अब चित्तौड़गढ़ में ये दूसरा साका हो रहा है, रानी कर्णावती कर रही है। प्रश्न बनते हैं, उसके आधार पर मैंने तीनों साकाओं को एक साथ समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम साके की। प्रथम साके की अगर बात करें, यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका था। इस समय जो आक्रमणकारी है वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं। इसको हमने विशेष रूप से पढ़ा है जब हमने रावल रतन सिंह किया है। यहाँ हम इनके नाम याद करेंगे। तो आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है ये अलाउद्दीन खिलजी? दिल्ली का शासक है, सल्तनत काल में खिलजी वंश का शासक है, जिसके द्वारा ये अभियान किया जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। इस समय केसरिया किसने किया था? तो इस समय केसरिया स्वयं रावल रतन सिंह ने किया था। किसने किया था? रावल रतन सिंह ने किया था। और इस समय जोहर का आयोजन किसके द्वारा हुआ था? तो जोहर का आयोजन रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने किया था। रानी पद्मिनी ने। प्रश्न बनता है, चित्तौड़गढ़ में पहला साका जब हुआ था तो वहाँ का शासक कौन था? तो हमें आंसर देना है कि रावल रतन सिंह स्वयं ही था। ये हमारा पहला साका है जो चित्तौड़गढ़ में हुआ है। ठीक है, 1303 में। अब दूसरे साके की बात करते हैं। दूसरा साका अब होने जा रहा है, रानी कर्णावती का समय चल रहा है। अभी हमने चर्चा की है इस पर कि 3 साके में द्वितीय साके की हम बात करें, सेकंड साका। इस समय आक्रमणकारी कौन है? बहादुर शाह। कहाँ का शासक है ये? गुजरात का। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, गुजरात का बहादुर शाह 1533 में भी आक्रमण करता है, परंतु अब उसकी लालसा बढ़ती जा रही है और उसने पुनः 6 महीने के अंतराल में 1534 में उस पर आक्रमण किया है और दूसरा साका होने जा रहा है। तो आक्रमणकारी कौन है? बहादुर शाह। अब इस समय रानी कर्णावती अपने दोनों संतान को बचाना चाहती है, इसलिए उन्हें ननिहाल भेज देती है। तो इस समय जो केसरिया का नेतृत्व है वो एक उनके महान सेनानायक हैं, जो देवलिया प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ परगना था उनका, देवलिया का प्रधान है और इसका प्रधान सेनापति है बाघ सिंह। उसके द्वारा केसरिया का नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, और जोहर का आयोजन स्वयं रानी कर्णावती या रानी कर्मावती द्वारा किया जाता है। प्रश्न बनता है, चित्तौड़गढ़ में दूसरा साका जब हुआ था तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कहलाता है विक्रमादित्य। हमने पहले ही कहा है, रानी कर्णावती द्वारा विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला गया था।
तो विक्रमादित्य जो हैं वो इस समय चित्तौड़गढ़ के शासक हैं, जिन्हें यहाँ से युद्ध भूमि में से हटा लिया गया है। ठीक है, अब बाघ सिंह और रानी कर्णावती साके का आयोजन कर रहे हैं मिल करके। ये साका होता कब है? 1534-1535 में होता है। ये मेवाड़ का दूसरा साका या चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कहलाते हैं। तीसरे साका की हम बात करें, प्रश्न ये भी आता है राजस्थान की कौन सी रियासत 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे मेवाड़ रियासत। तीसरा साका जब होता है उस समय हम बात करें आक्रमणकारी की, तो आक्रमण होगा अकबर का। ठीक है, केसरिया का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हम बात करेंगे फत्ता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जयमल और फत्ता 2 फेमस सेना नायक हैं। 2 जोड़े होते हैं, गोरा व बादल, जयमल व फत्ता, आला व उदल, इस तरीके से जेता व कोम्पा। ये जो महान सेना नायक हुए हैं, इनका और इनके जो शासक थे उनको आप एक जगह लिख करके लिस्टेड करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो जयमल और फत्ता, तो उनमें से फत्ता के द्वारा यहाँ पर केसरिया किया जाता है। जौहर की बात करें तो फत्ता की पत्नी होती है फूल कंवर। देखो इतिहास में आपको फत्ता की जगह पत्ता भी मिलेगा, तो ये एक ही व्यक्ति है, पत्ता कह दो चाहे फत्ता कह दो। ठीक है, तो थर्ड साका होने जा रहा है, आक्रमणकारी इस समय अकबर है, फत्ता द्वारा केसरिया हो रहा है, और जौहर कौन कर रहा है? फूल कंवर कर रही है। ठीक है, वही प्रश्न सेम बनता है कि चित्तौड़गढ़ में जब थर्ड साका हो रहा है उस समय वहाँ का शासक कौन है? तो रानी कर्णावती का दूसरा पुत्र महाराणा उदय सिंह इस समय शासक है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखा कि चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए हैं? 3, तीनों के आक्रमणकारी, और ये सब आप अच्छे से रिपीट कीजिएगा और इनको याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जब शासक बनता है राणा विक्रमादित्य, तब क्या स्थिति है? हमने पहले चर्चा की कि रानी कर्मावती द्वारा 1534-35 में जब साके का आयोजन किया जाता है, तब विक्रमादित्य को यहाँ से हटा लिया जाता है और उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? बूंदी भेज दिया जाता है। परंतु साके के बाद में विक्रमादित्य जो हैं वो लौट कर आते हैं और अपना शासन संभालते हैं। अब इस समय क्या होता है? विक्रमादित्य की बात करें, इनके जीवन की पहली घटना क्या है कि इनके समय में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था। समय इन्हीं का कहा जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि यह बाघ सिंह और रानी कर्णावती ने था, परंतु शासक उस समय विक्रमादित्य ही कहलाएंगे। तो इनके जीवन की पहली घटना हो गई। दूसरी घटना क्या? जब ये ननिहाल से वापस आकर गद्दी संभाल रहे हैं उस समय इनकी हत्या हो जाएगी। ठीक है, हत्या करने वाला कौन है? बनवीर। इतिहास में इसकी कहानियाँ आपने बहुत सुनी होगी। बनवीर, दासी पुत्र बनवीर के नाम से ये प्रसिद्ध है। किसका दासी पुत्र है ये उड़ना पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। हमने पहले भी चर्चा की है, रायमल के 3 संतानें हमने की थी, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह की संतान तो है राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, और उड़ना पृथ्वीराज के दासी पुत्र हैं ये बनवीर। ठीक है, दासी पुत्र, बहुत वीर कहे जाते हैं ये भी, और अपना जो अधिकार है इस गद्दी पर समझते हैं, और इनके द्वारा राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। अब कहा जाता है बनवीर जो है उदय सिंह को भी मारना तो चाहते थे, परंतु पन्नादाई के रहते ये उनका जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया। पन्नादाई द्वारा जो चंदन का बलिदान दिया गया, अपने पुत्र का बलिदान दिया गया, उनका जो ये स्वामी भक्ति है, इसकी मिसाल तो कहीं मिलती भी नहीं है। तो पन्नादाई ने चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह को बचा लिया। ठीक है, पन्नादाई की स्वामी भक्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे हम मारवाड़ करते हैं तो वीर दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति भी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे ही पन्नादाई की बात करें, स्वयं के पुत्र का बलिदान दे रहे हैं और किसे बचा रहे हैं? उदय सिंह को बचा रहे हैं। अब उदय सिंह की बात करें, प्रारंभिक जीवन अत्यधिक संघर्ष वाला ही होगा। कारण क्या? कारण ये है कि पिता का देहांत हो चुका है, माता का देहांत हो चुका है, बड़े भाई का देहांत हो चुका है, एक भाई है जो कि खुद निर्बल है, उसके पास इतनी शक्तिशाली नहीं है कि भाई वो बनवीर से मुकाबला कर सके। अब इस समय उसके पास में कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ से इसको भगाने में उसकी मदद करेगी। अब पन्नादाई द्वारा चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया जाता है।
और उदय सिंह को यहाँ से निकाल करके कुंभलगढ़ लेके जाया जाता है। कहाँ पर लेके जाया जाता है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में इसकी पन्नाधाय की मदद करने वाला है कुंभलगढ़ का जो किलेदार होता है आशा देवपुरा। कौन होता है? आशा देवपुरा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकलने के उपरांत महाराणा उदय सिंह को सबसे पहले शरण देने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला कौन है? आशा देवपुरा। कौन है ये आशा देवपुरा? कुंभलगढ़ का किलेदार है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब कहा जाता है कि यहाँ वहाँ उसकी पहचान छुपाई जाती है और उसका बचपन जैसे तैसे कठिनाई से निकल रहा होता है। पन्नाधाय उसकी रक्षा करती है और आशा देवपुरा उसके संरक्षण में उसका लालन पालन करती है। अब आगे फैक्ट आता है कि एक पाली का अखेराज है। कहाँ का है? पाली का। इसके द्वारा जब इस राणा उदय सिंह की पहचान की जाती है तो इसके द्वारा अपनी पुत्री जयवंताबाई, कौन? जयवंताबाई, अच्छे से नाम याद कर लीजिएगा। जयवंताबाई, जयवंताबाई, जीवंत कंवर, सभी इन्हीं के नाम हैं। किसकी पुत्री है ये? अखेराज पाली के हैं। अखेराज सोनगरा, जो पाली के चौहान हैं वो भी सोनगरा चौहान कहलाते हैं। अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई से महाराणा उदय सिंह का विवाह हो जाता है। प्रथम विवाह है इनका ये। अन्य विवाह धीर कंवर बाई किस्सा के साथ में भी होगा। ठीक है। अब एक बहुत बड़ी सेना के साथ में तथा जोधपुर के शासक मालदेव के साथ में, ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एक इसको समर्थन दे रहा है पाली और दूसरा दे रहा है मारवाड़, जोधपुर वाला जो एरिया है। जोधपुर का शासक है मालदेव। कहा जाता है कि अपने हाथी, अपने रथी, घोड़े, महारथी, इन सब के साथ में उदय सिंह को बनवीर को परास्त करने के लिए भेजा गया था। अब महाराणा उदय सिंह जो है वो आएंगे और मावली के युद्ध में 1541 के मध्य, कौन सा युद्ध होता है? मावली का युद्ध। किस किस के मध्य होता है? तो मावली का जो युद्ध है वो राणा उदय सिंह तथा बनवीर के मध्य होता है। इस युद्ध में उदय सिंह का मददगार कौन है? तो अखेराज सोनगरा तथा मालदेव का जोधपुर है, जोधपुर का मालदेव है। ठीक है, ये इसकी मदद करते हैं। कहा जाता है बनवीर को 4041 में मावली के युद्ध में परास्त कर दिया जाता है और स्वयं शासक बन जाएगा। कौन? महाराणा उदय सिंह की बात करते हैं। अब इन्होंने शासक बनने के उपरांत 1559 में, कब? 1559 में, 1559 में उदयपुर की स्थापना की। अब उदय सिंह की भी बात करें तो दो उदय सिंह मिलते हैं इतिहास में। ठीक है, एक आता है महाराणा उदय सिंह, एक आता है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जो है वो जोधपुर से संबंधित है। और राणा शब्द से ही तात्पर्य होता है कि राणा शाखा कहाँ थी? मेवाड़ में थी। ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की 1559 में और उनके द्वारा उदय सागर झील का भी निर्माण किया जाता है। तो अकबर द्वारा राणा उदय सिंह के समय में 1567 और 68 के मध्य क्या किया गया? आक्रमण किया गया। मेवाड़ पर अकबर द्वारा चढ़ाई की गई। हम थोड़ा सा अध्ययन इसके बारे में पहले कर चुके हैं कि 1567-68 के मध्य चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका हुआ था। कौन सा साका हुआ था? तीसरा साका हुआ था। अब इस समय जयमल और फत्ता वीरता के साथ में युद्ध करते हुए मारे गए। जयमल और फत्ता, कहा जाता है कि अपने सामंतों के कहने पर उदय सिंह जो है गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। अब अरावली के घने जंगलों से परिचित थे, परंतु दुर्ग की रक्षा का भार जो है जयमल राठौड़ तथा वीर फत्ता सिसोदिया, इन दोनों के हाथ में सौंप करके चले गए। और इनके समय में यहाँ पर तीसरा साका हुआ तथा और साके के उपरांत जब अकबर चला गया तो पुनः राणा उदय सिंह आए और उन्होंने अपना राज्य संभाला। एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जब अकबर विजय प्राप्त कर लेता है और दुर्ग में जब प्रवेश करता है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है एक जन दुर्ग है, मतलब कि वहाँ व्यक्ति निवास करते हैं। जब उसने पाया कि राजकोष भी रिक्त था तथा राणा उदय सिंह भी उसके हाथ नहीं लगे, तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों के लगभग 40,000 व्यक्तियों की निर्मम हत्या करवाई। परंतु इतिहास में
स्वयं को इस कुकृत्य से बचाने के लिए तथा अपने इस कार्य को छुपाने के लिए उसने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ आगरा के दुर्ग में के द्वार पर लगवाई। ठीक है। उधर बात करें राणा उदय सिंह की, इनको द्वारा गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया गया। ठीक है। स्वास्थ्य खराब रहने के कारण गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया गया और स्वास्थ्य खराब रहने के कारण 1572 में होली के दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और इनकी जो छतरी बनी है वो गोगुंदा में है। अब उदय सिंह मर चुके हैं। इनके जो गद्दी का दावेदार हैं उसकी अगर हम बात करें, वीर शिरोमणि कौन है इतिहास में, जब मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है। वो कौन है? महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप। हर बच्चा महाराणा प्रताप के बारे में ज़रूर जानेगा, चाहे वो मेवाड़ के बारे में एक बार जाने या नहीं जाने। महाराणा प्रताप थे ही कुछ ऐसे। बात करेंगे हम महाराणा प्रताप की। जिस समय मुगल शासक अकबर, ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है और राजपूत रियासतों में अधिकांश शासक उसकी अधीनता चाहे वैवाहिक संबंध करके या फिर स्वयं दरबार में उपस्थित होकर के मान रहे हैं, उस समय महाराणा प्रताप जो है वो दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो रास्ता होता है संघर्ष का। किसका रास्ता होता है? संघर्ष का। प्रारंभिक जीवन इनका कठिनाई में बीतता है और शासक बनने के समय भी हम देखें तो मेवाड़ की कोई स्थिति नहीं है। तो यहाँ हम थोड़ा सा उनका प्रारंभिक परिचय करते हुए उनके जीवन काल के बारे में जानेंगे। तो महाराणा प्रताप की बात करें तो 1572 में शासक बने और 97 में इनकी मृत्यु होगी। जन्म की बात करें तो इनका जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ था। विक्रम संवत बोला है मैंने, ईस्वी नहीं बोला है। विक्रम संवत 1597 ईस्वी की बात करें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। ठीक है। मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1597। ऐसा शासक जिन्होंने विक्रम संवत 1597 को जन्म लिया है और मृत्यु उनकी ईस्वी 1597 को हो रही है। कौन है इतिहास में? महाराणा प्रताप। ठीक है। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई थी। ठीक है। कहा जाता है उदय सिंह के कुल 40 संतानें थी। ठीक है। इनके भाइयों में जिनका इतिहास हमें थोड़ा बहुत मिलता है उनमें से एक तो था जगमाल। महाराणा प्रताप के भाइयों में जगमाल जो कि धीर कंवर का पुत्र था। जब हम उदय सिंह की बात करते हैं तो जयवंता बाई से विवाह करना उन्हें अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक था। प्रथम विवाह उन्हीं के साथ में हुआ था, परंतु कहा जाता है धीर कंवर बाई जो उनकी पत्नी थी वो उनको अत्यधिक प्रिय थी और इन्हीं के बहकाव में आकर के महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसे? जगमाल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्ति सिंह। ठीक है। महाराणा प्रताप का एक भाई है अन्य, इस पर भी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। अब कहा जाता है कि जगमाल को अपना उत्तराधिकारी उदय सिंह घोषित कर चुके हैं, परंतु तत्कालीन जो सरदार हैं, जो सामंत हैं, उनके द्वारा महाराणा प्रताप को ही इनकी मृत्यु पर यहाँ का शासक बनाया गया था। अब इनके राज्यारोहण की बात करें, विशेष तिथि है 28 फरवरी 1572। दिन है होली का। स्थान है गोगुंदा, क्योंकि हम बात करते हैं उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई थी। अब कहा जाता है कि वहीं शमशान घाट में ही रामसा तंवर, ग्वालियर के शासक हैं ये रामसा तंवर, तथा उनके नाना जी, प्रताप के नाना जी अखेराज सोनगरा, इन दोनों की उपस्थिति में शमशान घाट में ही इनका राज्यारोहण कर दिया गया था, गोगुंदा में ही। ठीक है। कहा जाता है कि दूसरा कुंभलगढ़ में जब ये आएंगे तब इनका पुनः राज्यारोहण किया जाएगा महाराणा प्रताप जी का। अब बात करते हैं कि राज्यारोहण हो चुका है। दिन कौन सा? होली का। जिस दिन मृत्यु हो रही है पिता की उसी दिन इनका हो चुका है। जगमाल द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, विशेष विरोध नहीं था, क्योंकि सभी सामंत एक मत थे महाराणा प्रताप को शासक बनाने के लिए। महाराणा प्रताप थे ही इतना वीर। अब शासक महाराणा प्रताप की बात करें तो जब वो राजा बन रहे हैं तो मेवाड़ की स्थिति कैसी है? मेवाड़ की स्थिति हम देख चुके हैं। 1534-35 में साके का आयोजन हुआ सेकंड का। 1567-68 में तीसरे साके का आयोजन हो चुका है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि मेवाड़ की स्थिति कैसी हो सकती है भाई, जहाँ अंतिम पर्याय के रूप में साका होता है,
वो महज 50 साल में 2 बार हो चुका है। तो मेवाड़ की स्थिति बहुत बुरी है, दयनीय स्थिति है। कई व्यक्ति हैं जो प्रताप को परामर्श देते हैं कि आप संघर्ष को छोड़िए मुगलों के साथ में और अधीनता स्वीकार कर लीजिए, परंतु महाराणा प्रताप है ही विरले। अधीनता जैसा शब्द उनके शब्दकोश में ही नहीं था। ठीक है, तो एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराणा प्रताप जब शासक बन रहे हैं तो मेवाड़ की स्थिति आभूषण रहित विधवा के समान है। आभूषण रहित विधवा के समान कहा जाता है। जब महाराणा प्रताप शासक बने, स्थिति दयनीय थी। फिर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा, इतिहास में ये प्रतिज्ञाएं बहुत फेमस है। ठीक है, महाराणा चुंडा की प्रतिज्ञा भी हम देख चुके हैं। महाराणा प्रताप की जो प्रतिज्ञा है वो क्या है कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा, ठीक है, जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा, राजमहलों में नहीं सोऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कांसा आदि में भोजन नहीं करूँगा। इसी के साथ कई सारी बातें, जैसे घास का बिछोना करूँगा, किसी उत्सव का आयोजन नहीं करूँगा। ऐसी कई सारी बातें थी इनकी जो शपथ में थी, क्योंकि ये बहुत बड़े स्वामी भक्त हैं। ये मेवाड़ को लेकर के इनके जो रग रग में मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता महाराणा प्रताप के अलावा। उधर की बात करें मुगल शासक अकबर की, वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। देखो, किसी भी, हमने कहा कि महाराणा ये उदय सिंह के समय में अकबर ने आक्रमण किया, ठीक है, अकबर जीत गया, परंतु किसी भी भूभाग को तब तक हम अपने अधिकार क्षेत्र में मानेंगे जब तक कि वहाँ का जो राजा है या तो वो दरबार में उपस्थित होकर के अधीनता स्वीकार कर ले, या फिर उसको गिरफ्तार करके युद्ध में बंदी बना करके लेके आया जाए। लेकिन ये उद्देश्य साके में पूरा हुआ नहीं था 67-68 में। न तो उदय सिंह को बंदी बनाया गया था और न ही उदय सिंह स्वयं उपस्थित हुआ था। तो जब तक शासक स्वतंत्र है, हम उस भूभाग पर उसका प्रतिद्वंदी का अधिकार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेवाड़ का शासक जो है वो अकबर है। क्यों? क्योंकि न तो महाराणा प्रताप और न ही उदय सिंह किसी ने उसकी अधीनता स्वीकार की है अब तक। तो इस समय क्या होता है कि अकबर प्रयास करता है। अकबर का एक हम विशेष बात कह सकते हैं कि अकबर ने किसी भी रियासत की बात कर लीजिए आप, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि मेवाड़ रियासत, किसी भी रियासत में प्रथम आक्रमण कभी नहीं किया। उसने सबसे पहले अधीनता का प्रस्ताव भेजा है, उसके बाद में अगर कोई मानता नहीं है उसकी अधीनता, तब उसने अपनी सेना भेजी है। अब यहीं पर महाराणा प्रताप के समय में अगर हम बात करें तो उसके प्रयास रहेंगे कुछ। महाराणा प्रताप की राजधानी अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। गोगुंदा से उन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये राजधानियाँ एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो देखो, जब शासक बने प्रताप, प्रश्न बनता है, जब शासक बने प्रताप तो राजधानी कौन सी थी मेवाड़ की? गोगुंदा। गोगुंदा के बाद में प्रताप के द्वारा किसे अपनी राजधानी बनाया गया? तो हम कहेंगे कुंभलगढ़ को। परंतु जब हम आगे बात करेंगे कुंभलगढ़ भी छीन जाएगा इससे, तब वो अपनी राजधानी किसे बनाएगा? चावंड को। इस तरीके से थोड़ा राजधानी का ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं, अकबर ने अपने दूत मंडल भेजना प्रारंभ कर दिया है। भाई, शासक बना है फरवरी में और सितंबर में 6 महीने के बाद में ही अकबर का पहला दूत आ जाता है। अकबर ने कितने दूत भेजे थे? 4 दूत भेजे थे सबसे पहले, और इनका जो क्रमानुसार है वैसे ही लिखा है मैंने और वैसे ही आपको इनको याद भी करना है। तो सबसे पहले अत्यंत वाकपटु और चतुर व्यक्ति है ये, जलाल खां कोरची। ठीक है, सबसे पहले इसी को भेजता है अकबर कि तुम जाओ और प्रताप को हमारे पक्ष की तरफ से ऐसी बात कहना कि वो अधीनता स्वीकार कर ले। अब कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, इसलिए इसकी बात नहीं मानी गई। फिर आता है मान सिंह। ये कौन सा मान सिंह है? ये जयपुर मतलब आमेर का मान सिंह है, ये उसे भेजा जाता है। कहा जाता है मान सिंह जो है आमेर का शासक भारमल का पौत्र है और भगवंत दास भी। आमेर रियासत हम बात करते हैं कि राजस्थान की पहली रियासत है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और किस तरीके से? वैवाहिक संबंध स्थापित करके। हरका देवी का विवाह स्वयं अकबर से हुआ था और वैवाहिक संबंध के साथ में ही अधीनता स्वीकार की गई थी। तो जो राजपूत रियासतें हैं, अन्य राजपूत रियासतें जिन्होंने अब तक अकबर के साथ में कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी
कि स्वयं आगे होकर के उनका जाना और अधीनता स्वीकार करना। इसलिए जब मानसिंह जब आता है तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप उनसे मिले ही नहीं। कारण क्या? क्योंकि वो उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, ठीक है। क्योंकि मानसिंह तो स्वयं उसका सेनापति होता है अकबर का, तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो है वो स्वयं तो उपस्थित हुए नहीं, तो भेजा किसे? अपने पुत्र को भेजा, ठीक है। अमर सिंह को कहा कि मानसिंह जब आए, कहा जाता है उदय सागर झील के पास में दोनों में भेंट हुई। जब मानसिंह ने देखा कि महाराणा प्रताप तो स्वयं भी उपस्थित नहीं हुआ है, अब कहा जाता है भव्य स्वागत की तैयारी की थी महाराणा प्रताप ने, अच्छे भोजन की व्यवस्था की थी उनके लिए, परंतु स्वयं उपस्थित नहीं हुए। तो मानसिंह ने अमर सिंह से पूछा कि पिताश्री, तो बोले कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए वो आ नहीं सकते हैं। मानसिंह बहुत चतुर था, समझ गए इस बात को कि वो जानबूझ करके मेरे से मिलने नहीं आना चाहता, बहुत क्रोधित हुआ। कहा जाता है जब कालांतर में हम देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, जब हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अभियान भेजा जा रहा है तो मानसिंह स्वयं अकबर से कहता है कि वो इस अभियान का नेतृत्व करेगा, एक राजपूत दूसरे राजपूत के विरोध में, क्योंकि यहाँ मानसिंह को अपना बदला लेना था, क्योंकि ये मिलने नहीं आ रहा है। तो दूसरा अब दूत मंडल आ रहा है, पहला जलाल खां कोरची, दूसरा आता है मानसिंह, तीसरा आता है भगवंत दास। भगवंत दास के बारे में अगर हम बात करें, इनका बहुत सम्मान करता है महाराणा प्रताप, ठीक है। और भगवंत दास जो है जब आएंगे तो उनसे मिलेगा भी, भेंट भी करेगा, साथ में भोजन भी करेगा, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अकबर का चौथा दूत मंडल टोडरमल के नेतृत्व में आता है, और टोडरमल भी एक सम्माननीय व्यक्तियों में से, जो कि महाराणा प्रताप जिनको सम्मानीय दृष्टि से देखता है उनमें से एक है टोडरमल। अब कहा जाता है टोडरमल आया, इनसे भी मिला, परंतु वही अधीनता तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। अपनी इस बात को मनवाने के लिए कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, इस पर जब क्रोधित होता है अकबर, और क्रोधित होकर के वो अभियान भेजेगा। ध्यान रखेंगे हम, प्रथम दूत मंडल को इसके नेतृत्व में आया, द्वितीय तृतीय जलाल खां कोची, मान सिंह, भगवंत दास और अंतिम कौन था? टोडरमल। अब बात करते हैं जब चारों दूत मंडल असफल हुए तो अब आएगा सैनिक अभियान। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो पहला सैनिक अभियान किया गया वो था हल्दी घाटी नामक स्थान पर, ठीक है। इस स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हो रहा है और इसे हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। स्वयं अकबर नहीं आ रहा है, अकबर की तरफ से सेनापति आ रहे हैं मान सिंह तथा आसफ का। इस युद्ध की अगर हम बात करें तो 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ है। ये युद्ध भी तिथि सहित आता है एग्जाम में, याद कीजिएगा, 18 जून 1576। इस समय अकबर की सेना की प्रधान सेनापति की बात करें तो मान सिंह स्वयं आया था। कहा जाता है ये पहली बार है जब इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व किसी हिंदू के हाथ में अकबर सौंप रहा है, ठीक है, मान सिंह के हाथ में। बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना की, तो महाराणा प्रताप की सेना का जो प्रधान सेनापति है वो है हकीम खां सूरी। प्रताप की सेना में आपको सांप्रदायिक सद्भाव मिलेगा, हकीम खां सूरी, राणा कुंजा, भील, ऐसे आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी, हर जाति के व्यक्ति मिलेंगे उनकी सेना में, ठीक है। अब युद्ध में कहा जाता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है तो सबसे पहला जो युद्ध होता है वो हाथियों का युद्ध होता है। तो एक प्रश्न बन जाता है कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से हाथी उपस्थित थे, ठीक है। तो हाथियों की बात करें तो लूना, गजमुख, गजमुक्ता, राम प्रसाद या पीर प्रसाद नाम भी मिलता है, और मर्दाना। मर्दाना जो ये मान सिंह का हाथी था, ठीक है, मर्दाना मान सिंह का हाथी था। प्रश्न बन जाएगा। अब बात करते हैं, हाथियों का युद्ध हो गया। एक युद्ध में हम बात करते हैं सेना में दो भाग होते हैं, हरावल और चंदावल। हरावल किसे कहते हैं और चंदावल किसे कहते हैं? जो सेना का आगे का भाग होता है वो कहलाता है हरावल, और जो सेना का पीछे का भाग होता है वो कहलाता है चंदावल, ठीक है। तो हम बात करते हैं हरावल की। सेना के आगे का भाग, अकबर की सेना में जो हरावल का नेतृत्व करने वाला था वो था सैयद हाशिम। कौन था? सैयद हाशिम। और प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व करने वाला था स्वयं हकीम खां सूरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये युद्ध हो रहा है, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, मेवाड़ रियासत की सेना, और दूसरी तरफ अकबर की सेना जो कि मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में युद्ध भूमि में उपस्थित है, ठीक है। अब इस युद्ध की बात करें
तो महाराणा प्रताप जो हैं वो घोड़े पर सवार हैं और मान सिंह जो है वो हाथी पर सवार है। फिर भी कहा जाता है कि चेतक जो है उसने बहुत अधिक वीरता दिखाई और हाथी की सूंड पर चढ़ता हुआ महाराणा प्रताप को उनके शत्रु तक पहुंचाता है। परंतु मान सिंह की किस्मत अच्छी होती है, वो अपने जो होजा बना हुआ होता है उसमें छुप जाता है, ठीक है, और मान सिंह का महावत है वो मारा जाता है। परंतु जब युद्ध भूमि में ये हाथी को भी लेकर के जाते थे तो वो हाथी स्पेशल ट्रेंड होते थे, उनके भी सूंड में एक तलवार होती थी। हाथी सूंड चलाता, इधर उधर तलवार से कटते रहते कुछ ना कुछ। तो कहा जाता है कि जब चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को अब उनके शत्रु तक पहुंचाने के लिए छलांग लगाता है, हाथी की सूंड से होकर के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, उसी समय हाथी की जो सूंड पे लगी तलवार होती है उससे उसका पैर कट जाता है, ठीक है। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, ये भी ध्यान रखना आपको, घोड़े का नाम है ये चेतक। प्रश्न बन जाता है और वहाँ पर चेतक और राम प्रसाद दोनों मिल जाते हैं। तो घोड़ा पूछे तो हमें चेतक करना है और हाथी पूछे तो हमें राम प्रसाद करना है, ठीक है। तो युद्ध भूमि में मर्दाना नामक हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का क्या कट गया, पैर कट गया। इस कारण क्या हो गया कि प्रताप को युद्ध का रुख थोड़ा मोड़ना पड़ा और प्रताप युद्ध भूमि में से चेतक को दूर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब चेतक का अंतिम समय है। और प्रताप ने युद्ध को पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया और अब कहा जाता है कि युद्ध भूमि में घायल चेतक को लेकर राणा प्रताप युद्ध भूमि में से हट गए। अब इस समय कौन है जो कि उनके राज चिन्ह धारण करके युद्ध को प्रारंभिक अवस्था में रखेंगे? तो इस समय है जाला बीदा, इतिहास में जाला बीदा भी कहते हैं, इन्हें माना भी कहते हैं, सादड़ी के हैं ये। इनके द्वारा प्रताप के राज चिन्ह धारण किए जाते हैं और युद्ध को चालू रखा जाता है। परंतु परिणाम ये होता है कि प्रताप भाग चुके हैं यहाँ से, ठीक है, प्रताप यहाँ से जा चुके हैं तथा कुछ वीर सरदार जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मान सिंह को अगर देखें तो कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है इस युद्ध में, ठीक है। अब कहा जाता है जब प्रताप पहाड़ों की तरफ चले जा रहे हैं उस समय मान सिंह द्वारा उनका पीछा भी नहीं किया गया। अब कारण ये था कि मान सिंह की जो सेना थी वो थक चुकी थी, ठीक है, और दूसरा उनको यूँ आभास था कि कहीं पहाड़ों के अंदर कोई और अन्य सेना इकट्ठी ना हो जो कि हमें घेर करके मार दें। क्योंकि जो मान सिंह की सेना में अकबर की जो सेना है, मान सिंह की सेना अकबर की सेना है, उनकी अगर बात करें तो उनको पहाड़ों में युद्ध करने का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने उनका पीछा भी नहीं किया। अब कहा जाता है कि मान सिंह चले गए खाली हाथ लिए, न तो प्रताप की अधीनता स्वीकार करा पाए और न ही प्रताप को गिरफ्तार करके लाए। अब यहाँ अकबर की इच्छा पूरी नहीं हुई, ठीक है। अकबर की इच्छा अनुसार मान सिंह न तो प्रताप को पकड़ सका, न ही मार सका और न ही उनकी सैन्य शक्ति का नाश कर सका, क्योंकि सेना भाग चुकी है, ठीक है। अतः अकबर ने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। एक शब्द आया है ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी बंद करने से तात्पर्य क्या है? ड्योढ़ी बंद करने से तात्पर्य है कि दरबार में उपस्थित न हो पाना, ठीक है। मान सिंह, जिसे अकबर हम बात करते हैं फर्जंद की उपाधि देता है, फर्जंद मतलब पुत्र के समान, और सर्वाधिक मनसब देता है, 7 हजारी मनसब कहलाता है ये, ठीक है। उसकी ड्योढ़ी बंद कर रहा है अकबर। क्यों? क्योंकि अकबर क्रोध में है। अब हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा है, ठीक है। अनिर्णायक क्यों रहा है कि न तो उसने अधीनता स्वीकार की अब तक और न ही उसे गिरफ्तार किया गया है। इसलिए अकबर का प्रयास रहेगा उसको किसी भी तरीके से अधीनता स्वीकार करवाना। इसलिए समय समय पर अकबर उसके विरोध में कई सारे अभियान भेजेगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है बहुत विशेषताएं रखता है और इसके उपनाम भी मिलते हैं हमें। तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने लोसिंग गांव का युद्ध कहा है। कहा जाता है जब दोनों तरफ से सेनाएं आ रही हैं तो जो लोसिंग नामक गांव है वहाँ पर महाराणा प्रताप का पहला पड़ाव था, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने उसको लोसिंग गांव का युद्ध कह दिया। अबुल फजल दरबारी कवि किसका? अकबर का। आईन अकबरी ग्रंथ भी लिखता है, उन्होंने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। याद कर लीजिए, क्या प्रश्न आता है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, ठीक है। बदायूनी जो हैं उनके द्वारा इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था, ठीक है। और हल्दी घाटी का जो स्थल है उसे रक्त तलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त तलाई। इसलिए इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। अब 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है बदायूनी और दूसरा व्यक्ति है, हमने अभी नाम देखा, अबुल फजल। ये दोनों ही दरबारी हैं, किसके? अकबर के,
ठीक है। अबुल फजल की बात करें तो ये दरबार में उपस्थित दरबारी है, ठीक है। ये अकबर के पास में दरबार में उपस्थित दरबारी है। इनका जो ग्रंथ है इसे अकबरनामा या आईने अकबरी भी कहा जाता है। अब उन्होंने इस युद्ध के बारे में जो जानकारियाँ दी हैं उनके बारे में देखते हैं। आईने अकबरी में लिखा है कि भगवंत दास के कहने पर प्रताप ने खिल्लत स्वीकार की थी। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? खिल्लत। क्या होती है खिल्लत? खिल्लत को हम कहेंगे परमिशन, अनुमति, ठीक है। अब कहा जाता है, अबुल फजल कह रहा है वहाँ दरबार में बैठा कुछ भी लिख सकता है। देखिए आईने अकबरी में वो लिख रहा है कि जब अपन दूत मंडल करते हैं तो अपन ने सबसे पहले जलाल खां कोची, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास। तो जब भगवंत दास आ रहा है तब उसने कहा था कि हाँ मैं अनुमति स्वीकार करता हूँ। गोगुंदा में इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये अबुल फजल का वक्तव्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अबुल फजल कहता है कि जब अकबर देखता है कि मान सिंह जो है अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है और दूसरा जो सेनापति होता है हल्दी घाटी का आसफ खां, इन दोनों की उसने ड्यूटी बंद की थी, दरबार में उपस्थिति पर रोक लगाई थी। तीसरी बात अबुल फजल कहता है कि जब मान सिंह और आसफ खां खाली हाथ आ गए, इस समय अब अकबर अत्यंत क्रोधित हुआ और इसी क्रोध में नवंबर 1576 में, ठीक है, जून में युद्ध हुआ है, नवंबर 1576 में स्वयं अकबर सेना लेकर के आएगा और उदयपुर पर अधिकार करेगा। किस स्थान पर? उदयपुर पर। और इसका नाम रख देगा मोहम्मदाबाद। अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है और नाम रख रहा है मोहम्मदाबाद। ये सभी वक्तव्य अबुल फजल के हैं इस युद्ध के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? बदायूनी की। बदायूनी को अकबर का सबसे नेक्स्ट बात करें बदायूनी की, तो बदायूनी जो है वो युद्ध में उपस्थित इतिहासकार है, ठीक है। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार है तो थोड़ा सा सच्चाई ज़्यादा लिखेगा, ठीक है। तो बदायूनी आलोचक बहुत बड़ा आलोचक है अकबर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो अकबर की सुलह कुल की नीति होती है, राजपूत शासकों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है, उन सभी नीतियों का आलोचक है। वो कहता है कि नहीं, अकबर को आवश्यकता नहीं थी इन सब चीज़ों को करने की, फिर भी वो कर रहा है, इसलिए ये स्थान स्थान पर उसकी आलोचना करता है, ठीक है। ये इसका एक मित्र होता है नकीब खां। नकीब खां से ये कहता है कि चलो तुम भी युद्ध करने हमारे साथ चलो, हल्दी घाटी के युद्ध में आमंत्रित करते। तो नकीब खां का जो कथन है कि भाई ये जो सेना है किसी हिंदू सेनापति के नेतृत्व में जा रही है, इसलिए मैं इस युद्ध में नहीं जा सकता। अगर ये कोई मुस्लिम सेनापति होता तो मैं उस युद्ध में जाने वाला पहला व्यक्ति होता। नकीब खां का वक्तव्य है। बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में ये बात लिखता है। अब कहा जाता है जब बदायूनी यहाँ पर आया और आसफ खां और वो दोनों युद्ध कर रहे हैं, प्रारंभ में हम देखते हैं बदायूनी मान सिंह का क्या है? आलोचक है, ठीक है। बदायूनी मान सिंह का आलोचक है। अब ये भी कहा जाता है क्यों है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है, बदायूनी को कहीं ना कहीं लगता है कि यह राजपूतों की तरफ झुकाव रखेगा, परंतु जब वीरतापूर्वक मान सिंह को युद्ध करते हुए देखता है तो उसका प्रशंसक भी बनता है। बदायूनी अपनी किताब में उसकी प्रशंसा करता है युद्ध की, कि मान सिंह द्वारा अकबर के पक्ष में ही युद्ध किया गया, ठीक है। बदायूनी जब आसफ खां जो दूसरा सेनापति है इसका, अकबर की सेना का, उससे बात करता है कि दोपहर की धूप, गर्मी का मौसम, उस समय पता ही नहीं चल रहा था शत्रु पक्ष के जो राजपूत हैं वो कौन हैं और विपक्ष के स्वयं के पक्ष के राजपूत कौन हैं। इस समय आसफ खां से उसका प्रश्न होता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। तो आसफ खां का एक कथन है, आसफ खां बोलता है कि तुम तो बस तलवार से गर्दन काटते जाओ, इस्लाम को फ़ायदा होगा ही होगा। ये सभी बातें अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में बदायूनी लिखता है। बदायूनी ये भी बात लिखता है कि इस युद्ध में मुगलों की नैतिक पराजय हुई है। नैतिक पराजय से तात्पर्य क्या है? वही कि न तो उनकी सैन्य शक्ति का नाश हो रहा है, न स्वयं दरबार में उपस्थित कर पा रहे हैं प्रताप को, और न ही प्रताप को गिरफ्तार कर पा रहे हैं, कैदी पर बना पा रहे हैं। एक वो अपना जो वक्तव्य देता है बदायूनी, शक्ति सिंह के बारे में है वो वक्तव्य। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई है, जो कि अकबर की सेना की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आता है। उसका कहना है, बदायूनी का कहना है कि शक्ति सिंह आया तो अकबर की तरफ से था, परंतु युद्ध भूमि में उसने अपना नीला घोड़ा जो है, हमने कहा है युद्ध भूमि में चेतक घायल हो चुका था और चेतक की मृत्यु भी हुई है, तो बदायूनी वर्णन करता है कि नीला घोड़ा देख करके शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की। मतलब कि वो आया अकबर की तरफ से था तो उसको प्रताप की सहायता नहीं करनी चाहिए, फिर भी उन्होंने की है, इसका वर्णन ये करता है। अब हमने बात की थी कि
समय समय पर अकबर जो है अभियान भेजेगा। अकबर के अभियान निरंतर चलते रहेंगे। तो अभियान की बात करें शाहबाज खां के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में 1577, 1578 और 1579 3 अभियान आते हैं। सिंपल सा प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार भेजा? 3 बार। कब कब? 1577, 78 और 79। 3 अभियान आ रहे हैं। नेतृत्व करने वाला कौन है? शाहबाज खां है। ठीक है। जब भी 1578 में आएगा तो जो प्रताप की राजधानी है कुंभलगढ़, उस पर इसका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, 1578 में जब आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला अभियान। अगला अभियान जो होता है 1580 में होता है। कब होता है? 1580। इस अभियान की अगर बात करें, इसका नेतृत्व करने वाला कौन है? रहीम दास, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास हैं जो इसके नेतृत्वकारी हैं। अब इस समय भी कोई विशेष सफलता उनको नहीं मिलती है। कहा जाता है रहीम की बेगमों, उसके साथ आई स्त्रियों पर अमर सिंह एक छोटा सा हमला करता है और उनको गिरफ्तार करके लेकर आ जाता है। परंतु महाराणा प्रताप में तो खूब विशेषताएं हैं। महाराणा प्रताप कभी भी स्त्री प्रतिष्ठा को आघात नहीं लगने देना चाहते हैं और अमर सिंह को आदेश देते हैं कि उन्हें सम्मान लौटा दिया जाए। इसी तरीके से 1582 में अब महाराणा प्रताप की स्थिति सुदृढ़ हो रही है। क्या हो रही है? सुदृढ़ हो रही है। ठीक है। महाराणा प्रताप द्वारा दिवेर नामक एक थाना है, मुगल थाना है ये, इस पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है। और इस युद्ध में अकबर के जो चाचा सुल्तान खां और बहलोल खां होते हैं वो मारे जाते हैं। और इस युद्ध में कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टोड कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और दिवेर को कर्नल जेम्स टोड कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। जिस स्थान पर कर्नल जेम्स टोड का कोई उपमा, कोई तुलना आए तो उसे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कर्नल जेम्स टोड, हमने जैसे पहले दिन की क्लास में चर्चा की है कि कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो राजस्थान के इतिहास के जनक हैं। ठीक है। तो जो जनक है उसकी बात का अर्थ तो अलग ही होता है। अब कहा जाता है कि दिवेर के युद्ध में एक बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य हुआ था कि सुल्तान खां जो है और बहलोल खां, ये दोनों मारे जाएंगे घोड़े सहित। ठीक है। बहलोल खां की महाराणा प्रताप ने एक ही वार में घोड़े सहित आधा आधा काट दिया। इससे मुगल थानों में भगदड़ मच गई और सेना भाग गई यहाँ से। ठीक है। कहते हैं दिवेर के युद्ध के बाद में ऐसा कोई मुठभेड़ नहीं थी, ऐसा कोई युद्ध नहीं था, ऐसी कोई झड़प नहीं थी जिसमें प्रताप को पीछे देखना पड़े। ठीक है। और अकबर की तरफ से अगर हम देखें तो 1584 में उसका अंतिम अभियान है जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कच्छावा अगर हम देखें तो आमेर के बारमल का छोटा पुत्र है ये जगन्नाथ कच्छावा। इसके नेतृत्व में एक अभियान आ रहा है। अब कहा जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के एरिया से जब वो गुजर रहा है उस समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं पर उनकी एक छतरी है जो 32 खंभों की छतरी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1585 की। महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया। देखो, जब शासक बन रहा है, हमने चर्चा की है कि जब शासक बन रहा है महाराणा प्रताप, राजधानी है थी गोगुंदा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब कुंभलगढ़ को स्थानांतरित कर रहा है, परंतु 78 में कुंभलगढ़ भी हाथ से चला गया, तो अब राजधानी बनाएगा चावंड। और चावंड को राजधानी बनाने के बाद में अगले 12 सालों तक अन्य मुगल स्थानों पर दावे बोलता रहा और जीतता रहा। अब एक वक्तव्य मिलता है कि 1588 ईस्वी में चित्तौड़, मांडलगढ़ तथा अजमेर, इन तीनों स्थानों को छोड़ दें तो प्राय समस्त मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया था। अब दूसरी तरफ बात करें कि अकबर जो है वो हार मान चुका था। क्या मान चुका था अकबर हार मान चुका था। उसको लगा कि नहीं, अब इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। तो कहा जाता है कि 1584 के बाद में उसने अपना ध्यान दक्षिण की तरफ दे लिया और उसने मेवाड़ पर कोई अभियान नहीं भेजा। इधर महाराणा प्रताप को एक मौका मिला हुआ है, उसने अपने राज्य की उन्नति की है। हर क्षेत्र में उसने, कहा जाता है उसके जो राज्य में स्त्री और बच्चे हैं, यहाँ तक कि कोई वृद्ध व्यक्ति है वो भी कभी भी परेशान नहीं होता था। मतलब बहुत अच्छा राज्य चलता था इसका। ठीक है। अब 12 वर्ष मिले हुए हैं। हम कहते हैं 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और 1584 में अकबर का अंतिम अभियान है। तो ये लगभग 12 से 13 साल का समय है। इस समय उसने
अपने राज्य को भाई सांस्कृतिक उत्थान भी करने का प्रयास किया, निर्माण कार्य करवाने के भी प्रयास किए। तो हम उसका अगला वर्णन देखते हैं कि एक व्यक्ति मिलता है चक्रपाणि मिश्र। ये बहुत बड़ा विद्वान है। क्योंकि महाराणा प्रताप किसी छोटे मोटे को तो शरण देगा भी नहीं। चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि की मिश्र करें, इसकी जो पुस्तकें हैं, ठीक है, राज्याभिषेक पद्धति, विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला, तीनों संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। ठीक है, अपना अपना अलग अलग विषय रखते हैं। प्रश्न आता है कि चक्रपाणि मिश्र किसका दरबारी कवि था, तो हम कहेंगे महाराणा प्रताप का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेमरतन सूरी। इसका एक प्रमुख ग्रंथ है गोरा बादल और पद्मिनी चौपाई। वो इसी समय लिखी गई थी, महाराणा प्रताप के समय ही लिखी गई थी। दो चारण कवि थे, नाम था रामा सांधु और माला सांधु। ये दोनों प्रताप की सेना के हर समय साथ में रहते थे। इसका भी एग्जामिनर अब जो ये उसका हल्दी घाटी का युद्ध है या दिवेर का युद्ध है, इनकी अगर बात छोड़ें, अगर सांस्कृतिक देखें वर्णन, तो महाराणा प्रताप के आजकल सांस्कृतिक वर्णनों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रश्न अभी लास्ट में कोई एग्जाम में आया है कि प्रताप की सेना में वह चारण कवि जो हर वक्त प्रताप की सेना के साथ साथ रहते थे, तो वो कौन है? रामा सांधु और माला सांधु। इनमें से अगर हम रामा सांधु की बात करें, उन्होंने एक बहुत अच्छा उनका प्रसंग सुनिए। रामा सांधु एक कहता है कि अकबर जो है एक पक्षी के समान है, अकबर एक पक्षी के समान है, और महाराणा प्रताप जो है वो आकाश के समान है। अब उस पक्षी की बात करें तो उसने बहुत उड़ा वो, परंतु इस अनंत आकाश की था नहीं ले पाया और अंत में थक हार कर अपनी स्थिति पर बैठ गया। समझ गए होंगे कि क्यों कह रहा है। एक वर्णन आता है भामाशाह का। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में जब परास्त हो चुका था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और युद्ध भूमि में से भाग गया था, तो उस समय उसकी स्थिति आर्थिक रूप से भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके पास में अपनी सेना को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय एक पाली का भामाशाह है और उसका भाई है ताराचंद। ठीक है, उनके द्वारा चूलिया गांव में, ठीक है, चूलिया में 25 लाख रुपए तथा 20,000 असरफियाँ भेंट की जाती है महाराणा को। ठीक है, इस कारण हम भामाशाह को कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने भामाशाह को तत्काल अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया था। अब बात आती है 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 ईस्वी, 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया, जब वह धनुष पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। ठीक है, घायल हो गए और ज़्यादा खून बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और बांडोली में उनकी छतरी बनाई गई है। चेतक के स्मारक की बात करें तो चेतक की छतरी हमें, स्मारक जो हमें बालीचा गांव में मिलता है। अब कहा जाता है जब महाराणा प्रताप मर गए, आकस्मिक मृत्यु है ये महाराणा प्रताप की, तो एक दुर्शा आडा हैं, उन्होंने एक वक्तव्य लिखा, गुहिलोत राणो जीत गयो। अकबर को ये प्रसंग लिख करके भेजता है, क्योंकि अकबर जब तक महाराणा प्रताप जिंदा थे तब तक न तो उन्हें गिरफ्तार कर सके, न उन्हें अपने अधीनता स्वीकार करवा सके। इसलिए उनका ये वक्तव्य है कि गुहिलोत राणो तो मर गया, मतलब अब तुमसे जीत गया, तुम उसे पकड़ नहीं पाए। ठीक है, इस प्रकार महाराणा प्रताप की विशेषताएं जितनी देखे कम है। स्त्री प्रतिष्ठा को वो सम्मान करता है, तभी वो अमर सिंह से, शत्रु पक्ष की आई हुई स्त्रियों से कोई दुर्व्यवहार नहीं करने देता और उन्हें से सम्मान लौटवाता है। कहा जाता है इतना ज़्यादा वीर था कि हर समय 2 तलवारों के साथ में उपस्थित होता था, क्योंकि उनका एक प्रण था, नी हत्थे पे वार नहीं करूँगा। ठीक है, नी हत्थे पे वार नहीं करेगा तो शत्रु की अगर तलवार टूट जाए तो अपनी स्वयं तलवार निकाल करके देता और फिर उसके साथ में युद्ध करता था। ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं जो महाराणा प्रताप में हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो इतिहास है वो हम आगे के पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।